आखिर संवाद से तात्पर्य क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय संवाद। भाई संवाद आखिर होता क्या है, ये किस वस्तु का नाम है। ये लोकतंत्र की, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन जो देश की जनता के द्वारा होता है। और लोकतंत्र के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों लोगों के द्वारा क्या होता है, वोट दिया जाता है, अपने नेता लोगों को चुना जाता है। यार पूरे देश के लिए काम करती है राज्य सरकारें, अपने राज्य को बेहतर करने की क्या करती हैं दोस्तों, कोशिश करती हैं। और आपको पता है कि जब भी हमारे पास 2 स्तर की सरकारें होंगी या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें होंगी तो उसको हम लोग। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा मच अवेटेड, मच डिमांडेड और बहुत ही ज्यादा आप देखते हैं कि दोस्तों ज्ञानवर्धक क्लास में हम लोग अपनी कक्षा 10वीं के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं। कक्षा 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं क्या, जी हां, आप देखिए जरा, हमारी समरी सीरीज दोस्तों आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रही है। और इस समरी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आप सभी के समक्ष क्या करेंगे, एक इस सीरीज के अंतर्गत आपके जो अलग अलग विषय हैं, पीडब्ल्यू परिवार दोस्तों क्या कर रहा है, उन सभी विषयों को आप देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराता आ रहा है। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों जो आप देखते हैं कि आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है संवाद, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान वाला आपका भाग है ना, उसके अंतर्गत हमको क्या दिखता है दोस्तों, ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा हमारा ये इंपॉर्टेंट अध्याय होगा, जिसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है संवाद, दिखेगा हमें ये पॉलिटिकल साइंस में, और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में एक ही लेक्चर के अंदर इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संवाद है क्या, किन किन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते दोस्तों, और आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। डिस्कशन करते हैं कि हम लोग अपनी आज की इस क्लास में किन किन बिंदुओं को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संवाद से तात्पर्य क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय संवाद। भाई संवाद आखिर होता क्या है, ये किस वस्तु का नाम है, ये होती क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे भारतीय गणराज्य के बारे में, कि भारत एक गणराज्य है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, भारतीय गणराज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। हमारा भारत ना एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसका मतलब क्या होता है, और भारतीय संघीय व्यवस्था की आप देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम फिर कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारी चीजें हैं, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग डिस्कशन करेंगे सत्ता का संतुलन। सत्ता का संतुलन का मतलब क्या है, कि हमारे देश में देश को चलाने की जो पावर है उसको बहुत ही संतुलित तरीके से विखंडित किया गया है, उसको देखेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी भी देश का निर्माण किस तरीके से होता है। तो देशों को बनाने के अलग अलग तरीके हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी समझेंगे, है ना। हमारे देश में आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और आप देखते हैं कि स्थानीय सरकार है। इन तीनों सरकारों की क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सभी चीजें हमारे संविधान के आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, जिन्हें हम लोग लिस्ट कहते हैं, है ना। उन लिस्टों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज का दोस्तों, भारत के अंदर मौजूद हमारी भाषा नीति का, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कैसी शक्तियां रही हैं, भारत में विकेंद्रीकरण, भाई ये क्या होता है ये समझेंगे। विकेंद्रीकरण भारत में कब शुरू हुआ, और भारत के अंदर विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि अब भारत के अंदर एक और प्रकार की सरकार हमें दिखती है, जिसे हम लोग पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर नगर पालिका कहते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर आप देखते हैं कि हमारी क्लास के 12 बिंदु होंगे, और इन्हीं 12 बिंदुओं के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो पूरा का पूरा अध्याय है आप देखते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं। और सबसे पहले हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ये जो संवाद है ये होता क्या है ना। चलिए सबसे पहले ये जो संवाद शब्द है दोस्तों, हम लोग इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि संवाद से आखिर क्या तात्पर्य होता है। देखिए संवाद क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर आप देखते हैं कि हमें क्या दिखता है दोस्तों, वहां पर दिखती है सरकार। और सरकार क्या होती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज की दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन जो देश की जनता के द्वारा होता है। और लोकतंत्र के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों लोगों के द्वारा क्या होता है, वोट दिया जाता है, अपने नेता लोगों को चुना जाता है। और ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये एक अपना समूह बना
बना लेते हैं और इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी समूह को हम लोग सरकार कहते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर हमें अलग अलग तरीके की सरकारें दिखती हैं। अब कोई ऐसा देश जहां पर हमें दो या दो से ज्यादा प्रकार की सरकारें देखें, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहां पर संघवाद शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में हमें सरकारें दिखती हैं। सरकारें क्या है कि भाई जो जीते हुए नेता लोग हैं ना, उनका ये समूह होता है। और अगर हम लोग किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, दो या दो से ज्यादा प्रकार की सरकारों को देखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग संघवाद या फिर संघीय सरकार वाला देश कहते हैं। तो संघवाद क्या है, देश को चलाने का एक ऐसा तरीका जिसके अंदर आप देखते हैं कि सरकारों के दो या फिर दो से ज्यादा स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे प्यारे भारत के अंदर देखिए, एक है पूरे देश को चलाने के लिए हमारी नेशनल गवर्नमेंट या फिर जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी हमें दिखती है, हमें क्या है दोस्तों, राज्य सरकार, कि हर राज्य की अपनी सरकार है और पूरे देश की एक सरकार है ना। तो दो या फिर दो से ज्यादा जो सरकारों के स्वरूप होते हैं उसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे प्यारे भारत के अंदर आपको संघवाद दिखेगा, क्या हमारे देश की जो सरकारें हैं वो संघीय व्यवस्था वाली सरकारें, तो आप कहेंगे कि जी हां, क्योंकि हमारे देश में दो या फिर दो से ज्यादा प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों एक कहलाती है केंद्रीय सरकार। भाई केंद्रीय सरकार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग केंद्रीय सरकार या फिर केंद्र सरकार के नाम से भी पुकारते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। भाई पूरे देश का विकास हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत के हर एक इलाके का आप देखते हैं कि विकास किया जाए, भारत को सुरक्षित रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार की होती है। ऐसे ही आप देखते हैं कि हमारे देश में हर राज्य की एक सरकार होती है ना। हमारे देश में आप देखते हैं कि जितने भी हमारे राज्य हैं, वर्तमान समय में हमारे देश में आप देखते हैं कि 28 राज्य हैं। अब हमारे ये जो 28 राज्य हैं, हर एक राज्य की आपको एक अपनी सरकार दिखती है। यूपी राज्य की यूपी सरकार जो यूपी को बेहतर बनाएगी, बिहार राज्य की बिहार सरकार जो बिहार को बेहतर बनाएगी, तमिलनाडु राज्य की तमिलनाडु सरकार जो तमिलनाडु को बेहतर बनाएगी। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करती है, राज्य सरकारें अपने राज्य को बेहतर करने की क्या करती हैं दोस्तों, कोशिश करती हैं। और आपको पता है कि जब भी हमारे पास दो स्तर की सरकारें होंगी या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होंगी, तो उसको हम लोग किस तरीके से कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग संघीय व्यवस्था वाला देश या फिर संघीय सरकार या फिर संघवाद के नाम से पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है दोस्तों, है ना, अब यहां पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने प्यारे भारत देश को भारतीय गणराज्य के नाम से पुकारते हैं, है ना। हमारा जो प्यारा भारत देश है ना दोस्तों, क्या है कि ये एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश हमें करनी होगी। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। एक देश है इंग्लैंड, है ना, और दूसरा देश क्या है दोस्तों, दूसरा जो देश है, एक देश है दोस्तों ब्रिटेन, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों, एक देश है ब्रिटेन जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा प्यारा भारत। अच्छा, हमारा प्यारा भारत जो है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक ये गणराज्य है। गणराज्य क्यों है, क्योंकि भारत का आप देखते हैं कि जो दोस्तों भारत का जो सबसे पहला व्यक्ति होता है या फिर जो भारत का राष्ट्रपति होता है, आप देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो चुना जाता है ना। किसी एक परिवार का व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया, क्या उसी परिवार के व्यक्ति बार बार आपको दिखते हैं कि वो राष्ट्रपति के पद पर आएंगे, ऐसा नहीं है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का हेड होगा, जो देश का मुखिया होगा, वो देश की जनता के द्वारा चुना जा रहा है या फिर जनता के आप देखते हैं कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है या फिर एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहां पर एक राज परिवार जो है, जो ब्रिटेन की रानी या फिर राजा हैं, वही उस देश के मुखिया कहलाते हैं। समझ में आया। तो हमारा जो प्यारा भारत देश है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो एक गणराज्य है। हालांकि भारत के संविधान में ना आप देखते हैं कि इस गणराज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आपको पता है कि भारत एक क्या है दोस्तों, भारत एक गणराज्य देश है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो हमारे देश का मुखिया होगा, देश का जो प्रथम नागरिक कहलाते हैं, देश के राष्ट्रपति होते हैं, और आपको दिखता है कि वो चुनकर आए हुए होते हैं, है ना, चुनाव उनका होता है। अब यहां से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारा प्यारा भारत एक गणराज्य है, और भारत देश के अंदर जो सरकारें हैं वो हमें संघीय व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर हमारे पास सरकारों के दो या फिर दो से ज्यादा स्वरूप देखने को मिलते हैं।
अब होता क्या है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा देश साल 1947 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त साल 1947 को हमारे प्यारे भारत को अंग्रेजों से आजादी प्राप्त होती है। अब आजादी के बाद हम देखते हैं कि हम अपने देश को चलाने के लिए, कि हमारा देश कैसे चलेगा, हम लोग संविधान निर्माण की कोशिश करते हैं। और लगभग आप देखते हैं कि दोस्तों 2 साल, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल 11 महीने और हम देखते हैं दोस्तों 18 दिन के बाद हमारे देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार होता है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने देश का जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को क्या कर देते हैं, लागू करते हैं। अर्थात अब हमारा जो देश होगा दोस्तों वो देश के कानून से चलेगा, देश के संविधान से चलेगा। तो देश जब आजाद हुआ उसके बाद देश का संविधान बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से देश का कानून या फिर देश का संविधान लागू हो गया। जब हमारे देश का कानून लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हम देखते हैं कि उस समय हमने अपने देश में क्या देखा दोस्तों, सिर्फ 2 ही प्रकार की सरकारों को देखा था, है ना। एक, पूरे देश के विकास के लिए हमें जो सरकार दिखती थी उसको हम लोग कहते थे केंद्रीय सरकार, और वहीं हर राज्य के विकास के लिए जो हमें सरकार दिखती थी उसे हम लोग कहते थे राज्य सरकार। तो शुरुआत में जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो आप देखते हैं कि सरकारों के सिर्फ 2 ही स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। पूरे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो पूरे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखती है, और दूसरे स्तर पर हम देखते हैं हमारी राज्य सरकारें जो राज्यों को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, आपको पता है दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का आज के समय में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़े लेवल पर हम आ गए, पहले नंबर पर हम आ गए। आकार के हिसाब से हमारा प्यारा भारत देश कैसा दिखता है दोस्तों, आपको दिखता है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो एक इतने बड़े देश में सिर्फ 2 ही सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, आपको देखते हैं कि उतने ज्यादा तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही थी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने देश के अंदर साल 1992 में एक नए प्रकार की सरकार को लेकर आते हैं जिसे हम लोग तीसरे स्तर की सरकार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है और हिंदी में इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, हिंदी में इसे स्थानीय सरकार कहा जाता है ना। तो भारत में आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ हमारे पास 2 ही सरकारें थी, लेकिन साल 1992 के आसपास देश में तीसरे स्तर की सरकार को लाया जाता है जिसे हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं। इसके तहत हर गांव का विकास होगा पंचायत के जरिए और इसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत हर शहर का विकास होगा नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि देश के अंतर्गत हमने क्या देखा दोस्तों कि ये जितनी भी हमारी सरकार है ना, मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि देश की बेहतरी की काम करती हैं। ये जो हमारा बिंदु है यहां पर हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि जिस भी देश के अंदर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर संघीय व्यवस्था है, उसकी कुछ लक्षण या फिर कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि जिस भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है वहां पर सरकार के 2 या फिर 2 से ज्यादा स्वरूप देखने को मिलते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि हर एक सरकार की जो जो शक्तियां हैं, कि केंद्र सरकार की क्या शक्तियां होंगी, राज्य सरकारों की क्या शक्तियां होंगी, स्थानीय सरकार की क्या शक्तियां होंगी, उनके अधिकार या फिर उनके शक्तियां आप देखते हैं कि देश के संविधान में लिखे हुए होते हैं, है ना। अगर आप हमारे देश के संविधान को देखें तो उसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं वो क्या क्या काम करेगी, राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं वो क्या क्या काम करेगी, स्थानीय सरकारों की क्या क्या शक्तियां हैं वो क्या क्या काम करेगी। इस बिंदु में बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहले संघीय व्यवस्था जिन देशों में दिखता है वहां पर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की सरकारें होती हैं। इसमें हर एक सरकार के जो अधिकार होते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं वो संविधान में लिखी होती हैं। और आप देखते हैं कि हर सरकार क्या करती है दोस्तों, संविधान में जो उनकी शक्तियां लिखी हैं, जो उनके काम लिखे हैं, उसके अनुरूप ही देश में अपने कार्य को करती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे संविधान है उसके अंतर्गत आप लोग देखें कि जो हमारे देश में जितनी भी सरकारें हैं क्या वो देश के संविधान को बदल सकती हैं। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि सर हमारे देश में संविधान है और देश के अंतर्गत मौजूद जितनी भी सरकारें हैं, चाहे पूरे देश को चलाने के लिए हमारी ये केंद्र सरकार हो या फिर आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ पर हर राज्य के लिए जो हमारी ये राज्य सरकार है ना, क्या ये देश के कानून को नहीं बदल सकते, क्या ये देश के संविधान को नहीं बदल सकते। ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ सकता है। तो ये ऐसा करना संभव नहीं है ना।
हमारे देश में ऐसा बताया गया है कि जो हमारे देश के संविधान का मूल स्वरूप है उसमें आप देखते हैं कि कोई अकेले इसमें बदलाव नहीं कर सकता, कि केंद्र सरकार चाहे कि भाई हम संविधान में बदलाव कर दें, संभव नहीं है। केंद्र के साथ साथ आप देखते हैं कि दोस्तों राज्य सरकारों की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो केंद्र और राज्य सरकारें, देश में जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं उनकी आप देखते हैं कि उनकी सहमति के साथ ही संविधान में आप देखते हैं कि बदलाव किया जा सकता है ना, वरना अकेले एक सरकार के द्वारा ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि संभव नहीं है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ और विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। वो ये है कि किसी भी देश के अंदर जब भी हम लोग संघीय व्यवस्था को लेकर आते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य का मतलब भाई कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हमारे देश के अंदर हमने पूरे देश के लिए केंद्र सरकार को रखा, हर एक राज्य के लिए राज्य सरकार को रखा, गांव का विकास हो तो पंचायतों को रखा, शहरों का विकास हो तो हमने नगर पालिकाओं को रखा। इसके पीछे कोई वजह तो होगी। जी हां, जिस भी देश के अंदर हम देखते हैं कि दोस्तों संघीय व्यवस्था को लाया जाता है उसके पीछे अलग अलग उद्देश्य या फिर वजह होती है। सबसे पहला उद्देश्य होता है दोस्तों कि इससे देश की एकता को बल मिलता है। देश की एकता को बल मिलने से क्या तात्पर्य है कि देश के अंदर जितने भी हमारे राज्य हैं वो भी, और देश की जो सरकार है, जो मेन सरकार है केंद्र सरकार, वो सभी क्या करते हैं दोस्तों, मिलकर देश के लिए काम करते हैं। तो देश एक क्या रहता है दोस्तों, देश एकजुटता के साथ रहता है। तो जिस भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसके अंदर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें क्या करती हैं, मिलकर काम करती हैं। जब राज्य बेहतर होंगे तो देश बेहतर होगा, और केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे देश को बेहतर करने की कोशिश पूरे तौर पर करती है। इसी के साथ साथ जिन भी देशों के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहां पर संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, इसके जरिए वहां पर क्षेत्रीय विविधताओं का भी सम्मान होता है। जैसे एक राज्य के अंदर जो संस्कृति है वो दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा आप देखते हैं कि एक्सेप्ट की जाती है। हर एक क्षेत्र का, हर एक राज्य का जो खान पान है, संस्कृति है, उसको दूसरे राज्यों के जरिए आप देखते हैं कि उसका सम्मान किया जाता है। हमारे गुजरात की जो संस्कृति है आप देखते हैं कि बिहार में उसका सम्मान होता है, बिहार की संस्कृति को आप देखते हैं कि यूपी में सम्मान होता है। अलग अलग तरीके के जो व्यंजन है उनका प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश के अंदर जब भी संघीय व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसके दो उद्देश्य हैं। इसके जरिए देश में एकता मजबूत होती है, देश के अंदर सभी राज्य इकट्ठे रहते हैं, देश के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करती है, जिससे देश में मजबूती रहती है। दूसरा, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं लोग उनके बारे में जानते हैं और वो एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हैं। अब यहां से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर न्यायालय है या फिर जिसे हम लोग कोर्ट के नाम से पुकारते हैं। भैया जी आप देखते हैं कि ये क्या अधिकार रखता है कि संविधान का अर्थ निकालें, तो आप देखते हैं कि इनका मुख्य तौर पर बताया गया। आप देखते हैं कि अगर देश के अंदर सरकारों के बीच में आप देखते हैं कि अगर किसी बात को लेकर कोई मतभेद हो जाता है, आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मान लीजिए कि हमारे देश में केंद्र सरकार है ना, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी राज्य सरकार है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो आपको हर एक बिंदु समझ में आएगा। अब आप देखते हैं कि हमारे देश में राज्य सरकार है, हर एक राज्य की अपनी सरकार है। जैसे हम यूपी राज्य की सरकार के बारे में बात करते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ, है ना। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारे देश की केंद्र सरकार है उसके जो आप मुखिया देखते हैं वो कौन है, वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, अब मान लीजिए कि देश में कोई कानून बन रहा है और ये जो कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है ना, मोदी जी के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों इस स्थिति में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं या फिर यूपी की जो राज्य सरकार है वो कहेगी भाई ये जो कानून है ना इससे हमारे राज्य को ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो ये मत बनाइए, है ना। अगर कोई कानून बनाते हुए, किसी कानून को बनाते हुए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के बीच में झगड़ा हो जाए, इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, तो इस स्थिति में हम लोग जाते हैं किसके पास, देश के न्यायालय के पास। तो देश का जो हमारा सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना दोस्तों, हमारे देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो क्या करता है दोस्तों, एम्पायर की तरह नजर रखता है। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कि एम्पायर जब बॉल की जा रही होती तो बताता है कि आउट हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है, सरकारों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाने की कोशिश करता है ना। और वो क्या करता है दोस्तों, वो ये बताता है कि किसको सही तरीके से क्या करना है, कानून बनाने की शक्ति देनी है। तो जो सरकारों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, झगड़े हो जाता है, उसको सुलझाने की जो जिम्मेदारी होती है, आप देखते हैं कि वो हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में जो झगड़े होते हैं उसको कौन सुलझाता है, हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक और चीज है दोस्तों, हमारे देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, चाहे आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मौजूद केंद्र सरकार है ना,
हमारे देश के अंदर मौजूद हमारी केंद्र सरकार है, या फिर आप देखते हैं कि हमारे हर राज्य की जो राज्य सरकारें हैं, भैया जी इनको विकास करने के लिए क्या चाहिए होगा, इनको विकास करने के लिए पैसा चाहिए होगा। जैसे आपकी मम्मी घर को चलाती हैं, घर को चलाने का मतलब क्या है कि घर पैरों पे चलता है? नहीं, घर के अंदर राशन आता है, सामान आता है, आपकी किताबों का खर्चा हुआ, दवाइयों का खर्चा हुआ, खाने पीने के सामान का खर्चा हुआ, इसी को घर चलाना कहा जाता है। आपके पापा कहीं ना कहीं, मम्मी कहीं ना कहीं काम करते होंगे, उससे पैसा आता होगा, उससे आपके घर को चलाया जाता होगा। ऐसे ही देश को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और राज्यों को चलाने की जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकारों की है। अब इनके पास सड़क बनाने के लिए, इनके पास अस्पताल बनाने के लिए, इनके पास स्कूल बनाने के लिए, इनके पास आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के नए नए चीजें बनाने के लिए पैसा कहां से आता है। आप देखते हैं कि ये जनता से ही क्या करते हैं दोस्तों, टैक्स को प्राप्त करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जी हाँ। आप साबुन लेते हैं, आप तेल लेते हैं, आप मूवीज को बुक करते हैं, आप कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो आप सरकार को टैक्स देते हैं। कुछ टैक्स का भाग उसका राज्य सरकार के पास जाता है और कुछ टैक्स का भाग आप देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास जाता है। और आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारे संविधान में यह बता दिया गया है कि राज्य सरकार कितना टैक्स लेंगी और उसी के साथ साथ हमारी जो केंद्र सरकार है वो कितना टैक्स लेंगी, और वो एक दूसरे से स्वतंत्र है ना। इन दोनों को आप देखते हैं कि इनके पैसे लेने के लिए संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट करेंगी और केंद्र सरकार अपने हिसाब से टैक्स को कलेक्ट करेंगी, जमा करेंगी, और फिर जो पैसा आएगा वो जनता की भलाई के लिए ही आप देखते हैं कि प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहां तक हम लोग जो हमारी संघीय व्यवस्था है ना दोस्तों, उसके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं रही हैं उनको एक एक कर डिस्कस कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था की कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारी विशेषताएं हैं या फिर जो इसके लक्षण हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल आ रहा है कि किसी भी देश के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं आदर्श संघीय व्यवस्था के बारे में, आदर्श संघीय व्यवस्था का मतलब कि भाई ऐसा देश जहां की संघीय व्यवस्था सबसे बेहतर है। आदर्श का मतलब होता है आइडियल या फिर जबरदस्त, कि इससे बेहतर तो कोई है नहीं। अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे देश की जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर आदर्श संघीय व्यवस्था है या फिर उस देश में बहुत बेहतरीन तरीके से संघीय व्यवस्था को लागू किया जाता है, तो उसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि जिस भी देश के अंदर आदर्श संघीय व्यवस्था होती है उस देश के अंदर जो लोग होते हैं ना वो पारस्परिक एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से आए, चाहे वो किसी भी जाति से आए, वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग राज्यों पर विश्वास करते हैं और अपनी जो रिसोर्सेस हैं, अपने जो संसाधन होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसी के साथ ये सभी लोग एक दूसरे के साथ रहने को सहमति देते हैं कि भाई हमारी पहचान हमारे धर्म से नहीं है, हमारी पहचान हमारी जाति से नहीं है, हमारी पहचान हमारी भाषा से नहीं है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से नहीं है, हमारी पहचान तो हमारे देश से है। आप देखते हैं कि जिस भी देश के अंदर हम लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन संघीय व्यवस्था है या फिर वो आदर्श संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो लोग एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते हैं, है ना, और उसके साथ वो एक दूसरे के साथ रहने को तैयार होते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेहतरीन तरीके से हमने देखा कि जो आदर्श संघीय व्यवस्था होती है उसके कुछ स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और भी बिंदु हमारे सामने हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारे सरकार के विभिन्न स्तर हैं, इसमें सत्ता की साझेदारी के नियमों पर आप देखते हैं कि सहमति होना बहुत ज्यादा हमें जरूरी देखने को मिल जाता है। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि यह संविधान में निर्मित कर दिया गया है। क्या बता दिया गया है? हमारे देश के संविधान ने यह बता दिया है कि केंद्र सरकार के क्या काम है, क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार के क्या काम है, क्या शक्तियां हैं, बता दी हैं, और ये अपने उसी क्या है दोस्तों काम को करते हैं जो संविधान ने इनको बताया है, और ये एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करते, है ना, कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से कहे भाई ऐसे ऐसे काम कीजिए, या फिर राज्य सरकार कहे कि आप इस तरीके से कानून बनाइए। ऐसा नहीं होता। इनको जो शक्तियां दे दी गई हैं, इनके बीच में जो पावर को बांटा गया है, ये उस पावर का सही तरीके से प्रयोग करती हैं हमारी अलग अलग सरकारें, और ये एक दूसरे के साथ क्या करती हैं दोस्तों, सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है जिसे हम लोग कह रहे हैं सत्ता का संतुलन। सत्ता का संतुलन, इसको हम लोग समझेंगे जब भी हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं।
है ना। तो मुख्य तौर पर हम लोग भारत के अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, दो प्रकार की सरकार देख रहे हैं। बाद में तीसरी सरकार आई है 1992 में, है ना। लेकिन बड़े स्तर पर जब हम देखते हैं तो हमारे देश में हमें दो सरकारें देखने को मिलती हैं। एक कहलाती है दोस्तों केंद्र सरकार और दूसरी कहलाती है हमारी राज्य सरकार। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है भाई, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश का विकास हो। वहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों क्या, कि भाई हर एक राज्य की सरकार अपने राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। और आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या किया गया है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो सत्ता है, सत्ता का मतलब क्या है कि देश को चलाने की जो पावर है वो देश के संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से बांटी गई है। क्या करी गई है दोस्तों, हम देखते हैं कि देश को चलाने के लिए जो पावर दी गई है वो दोनों में बहुत ही संतुलित तरीके से बांटी गई है, ताकि देश सही तरीके से आगे बढ़ता रहे और देश में किसी भी तरीके से क्या हो दोस्तों, कोई समस्या ना हो। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अगर हम लोग अपने भारत विशेष को देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत के अंदर कौन सी सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, आपको पता है कि हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है ना, हमारे प्यारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारी केंद्र सरकार है इसको थोड़ी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। वहीं राज्य सरकारों को आप देखते हैं कि कम शक्तियां दी गई हैं। इसके पीछे कारण क्या है वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम सत्ता का संतुलन देखें तो देश में, देश को चलाने के लिए जो सरकारें हैं इनके बीच में पावर को सही तरीके से संतुलित किया जाता है। हमारे देश में हमने केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी है भाई, और राज्य सरकारों को कम शक्तियां दी हैं। क्यों, इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक वजह है, उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक और बिंदु है दोस्तों जो आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे अपने आने वाले बिंदुओं में, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर देशों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, देशों का निर्माण किस तरीके से हुआ है ना। आज के समय में दुनिया के अंदर जितने भी हम लोग देश देखते हैं, आखिर इन देशों का निर्माण किस तरीके से हुआ। यहां पर अगर आप देखते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना, या फिर मैं कह सकता हूं सबको साथ लाकर देश बनाना। तो दुनिया में देशों को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले हैं या फिर दो सूत्र हैं। इसमें से जो सबसे पहला तरीका है बेटा उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सबको साथ लाकर संघ बनाना। अब सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई भूमि है, आप देखते हैं कि कोई देश बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, और इसमें जो सबसे पहला तरीका है दोस्तों उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है सबको साथ लाकर संघ बनाना। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि कुछ इलाके हैं, स्वतंत्र इलाके आपको दिखते हैं, ठीक है जी, आजाद हैं ये क्षेत्र, ठीक है। अब इन आजाद इलाकों पर आप देखते हैं कि दूसरे देशों के द्वारा अटैक किया जाता रहा, और यहां पर आप लोग देखते हैं कि दूसरे क्षेत्र इन इलाकों पर अटैक करते रहते हैं, इनके युद्ध होते रहते हैं, ये आपस में भी एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। फिर आप देखते हैं कि जब किसी स्वतंत्र इलाके के जो लोग थे वो आपस में कहें कि भाई हम लोग स्वतंत्र क्यों हैं, क्यों ना हम लोग इकट्ठे हो जाएं और एक देश को निर्मित करें, है ना। जब आप देखते हैं कि जो स्वतंत्र इलाके हैं, कुछ इलाके हैं, क्षेत्र हैं, है ना, या फिर आप इन्हें राज्य कह सकते हैं, ये जो राज्य हैं या फिर ये जो क्षेत्र हैं ये स्वतंत्र हैं, ये किसी के अधीन नहीं है, ये अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, जब इकट्ठे होकर एक देश बनने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार से जो देश बनता है दोस्तों उसको कहा जाता है सबको साथ लाकर देश बनाना। क्या दुनिया में कोई ऐसे देश बने हैं? जी हां, आज के समय में अगर आप लोग देखें दोस्तों, हमारा जो अमेरिका है ना, हमारा जो अमेरिका है, या फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा स्विट्जरलैंड है, या फिर आप लोग जो ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ये किस तरीके से बने हुए देश हैं, ये बने हैं सबको साथ लाकर संघ बनाने से। अर्थात आप देखते हैं कि जो अमेरिका देश है उसमें 50 राज्य हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और ये 50 राज्य क्या करते हैं दोस्तों, ये पहले स्वतंत्र थे, आजाद थे। न्यू जर्सी अलग था, न्यूयॉर्क अलग था, आप देखते हैं कि कैलिफोर्निया अलग था। जितने भी 50 राज्य अमेरिका के हैं ये स्वतंत्र थे। इन 50 राज्यों ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, बाहर से अटैक होता रहता है, हम कमजोर हैं, क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं और एक देश बन जाएं। और इसके बाद जब कोई देश बनता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सबको साथ लाकर संघ बनाना, ठीक है। तो किसी भी देश को निर्मित करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सबको साथ लाकर संघ बनाना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग अलग इलाके हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, ये स्वतंत्र देश अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए इकट्ठे होते हैं और एक देश को निर्मित करते हैं। ये जो 50 अलग अलग इलाके थे, इन सभी इलाकों ने क्या किया, अपने आप को इकट्ठा कर क्या कर दिया, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया।
है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का निर्माण भी ऐसे हुआ है, स्विट्जरलैंड का भी निर्माण ऐसे हुआ है। तो जो देश इस तरीके से निर्मित होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, आप देखते हैं कि जो देश इस तरीके से निर्मित होते हैं कि जहां के राज्य स्वतंत्र थे और बाद में वो फिर एक देश निर्मित करते हैं, ऐसे देशों में हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार होती है ना दोस्तों, उसके पास कम शक्तियां होती हैं, और वहीं ऐसे देशों में जो राज्य सरकार हैं उनके पास अधिक शक्तियां होती हैं। तो अमेरिका के अंदर अगर आप स्टेट्स को देखते हैं, राज्य सरकारों को देखते हैं, वो ज्यादा पावरफुल है। केंद्र सरकार जो पूरे देश को अमेरिका की चलाती है वो कम पावरफुल है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में राज्य सरकारों के पास ज्यादा पावर है, और जो वहां की पूरे देश को चलाने वाली सरकार है, केंद्र सरकार, उसके पास कम पावर है। स्विट्जरलैंड में भी हमें ऐसे ही होता हुआ दिखता है। तो किसी भी देश को निर्मित करने का यह सबसे पहला तरीका था, सबको साथ लाकर संघ बनाना। इसको हमने डिस्कस किया। अब जो दूसरा तरीका है दोस्तों, है ना, किसी भी देश को या फिर किसी भी संघ को बनाने का जो दूसरा तरीका है, इसे कहा जाता है क्या दोस्तों, इसे हम लोग कह रहे हैं सबको जोड़कर संघ बनाना, है ना। पीछे वाला बिंदु क्या था, कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे वाला था सबको साथ ला करके, भाई अलग अलग टुकड़े हैं, सबको साथ ले आओ और एक देश बन गया। इसको हमने सबको साथ लाकर संघ बनाना कहा। दूसरा जो तरीका है बेटा, इसको हम लोग कह रहे हैं सबको जोड़कर संघ बनाना। अब सबको जोड़कर संघ बनाने से तात्पर्य है कि यहां पर हम देखते हैं कि कोई जमीन है, कोई भूभाग है जो बहुत बड़ा है। आप देखते हैं कि कोई जमीन का टुकड़ा है जहां पर आप लोग देखते हैं कि जो एक ऐसा भूभाग है जो बड़ा है, और आप देखते हैं कि इस बड़े से क्षेत्र में आप देखते हैं कि यहां पर बहुत सारी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। आप देखते हैं कि यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं। ध्यान से देखिएगा, आप देखते हैं कि कोई ऐसा भूभाग, एक ऐसा क्षेत्र जो बड़ा है, जहां पर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जातियां और अलग अलग प्रकार की आप देखते हैं कि भाषाएं होती हैं। और जब इस बड़े भूभाग को आप देखते हैं कि जिसमें अलग अलग जातियां, भाषा, संस्कृतियां और आप देखते हैं कि धर्म है, ये इकट्ठे होते हैं, है ना। एक बड़ा सा भूभाग है, वहां पर अलग अलग धर्म है, जाति है, भाषा है, संस्कृति है, और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जब ऐसा कोई भूभाग जो अपने वहां पर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति को रखता है, और ये क्या करता है, अपने आप को एक देश की परिभाषा के तौर पर प्रस्तुत करता है, कहता है कि हम एक देश बने हैं, तो इसको कहा जाता है सबको जोड़कर संघ बनाना। और इस प्रकार के जो देश होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के देशों में अधिकतर जो केंद्र सरकार होती है ना, उनको ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसे हमारा प्यारा भारत है, एक बड़ा भूभाग है, दुनिया का 7वां बड़ा क्षेत्र है। इस भूभाग के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। इन सभी चीजों के साथ हमारा भारत निर्मित हुआ। अब इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इस तरीके से जो देश बनते हैं उसको कहा जाता है सबको जोड़कर संघ बनाना, है ना। और ऐसे जो हमारे देश होते हैं जिसके अंदर अलग अलग सांस्कृतिक विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं और जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास कम शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो स्पेन हुआ, हमारा प्यारा भारत हुआ, बेल्जियम हुआ, ये कुछ ऐसे ही देश हैं जहां पर अलग अलग विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, है ना, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और इन संस्कृतियों को साथ लेकर ये देश निर्मित हुए हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए इनको कहा जाता है सबको जोड़कर संघ बनाना, कि ये सभी जो संस्कृतियां थीं उनको जोड़कर, सभी धर्म, सभी जातियों, सभी भाषाओं को जोड़कर देश बना है, तो इसको सबको जोड़कर संघ बनाना कहा जाता है। सबको जोड़कर संघ बनाने में केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी जाती है, राज्य सरकारों को कम। सबको साथ मिलाकर आप देखते हैं जो होती है उसमें राज्यों के पास ज्यादा पावर है और केंद्र के पास कम। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देशों को किस तरीके से निर्मित किया जाता है, सबको जोड़कर संघ बनाना हो या फिर सबको साथ लाकर संघ बनाना हो, उसको हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों यहां से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और गहराई के साथ आप सभी के समक्ष रखेंगे, तो पूरा फोकस आपको कक्ष के अंदर रखना है। भैया जी यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे विषयों की लिस्ट के बारे में। विषयों की लिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि जब भी हमारे प्यारे भारत देश की बात होगी तो पूरे देश के विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार है ना, और केंद्र सरकार का काम क्या है, पूरे देश का विकास करना। ऐसे ही हमारे हर राज्य के लिए हमारी राज्य सरकार है, और राज्य सरकार क्या करेगी, अपने राज्य का विकास करेगी। और हमने कहा है कि इनके ना अधिकार लिखे हुए हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं वो लिखी हुई हैं। कहाँ लिखी हुई हैं, तो देश के संविधान में आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास कुछ लिस्ट है, और इन्हीं लिस्टों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इन्हीं लिस्टों के अंदर हमें अपने देश की जो ये सरकारें हैं उनके काम और अधिकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहली लिस्ट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है यूनियन लिस्ट, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं संघ सूची,
है ना। संघ सूची का मतलब क्या है दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो हमारी केंद्र सरकार है उसके क्या क्या काम है ना, ऐसे हमारे देश के अंतर्गत विषय जो पूरे देश से संबंधित होते हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं। केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां, क्या क्या उनके अधिकार हैं, और केंद्र सरकार किन किन चीजों पर कानून बना सकती है, ये सभी चीजें अगर हमें देखनी है तो हमें यूनियन लिस्ट में देखनी होती है या फिर संघ सूची में देखनी होती है। किन किन चीजों पर हमारी केंद्र सरकार काम करती है, किन किन चीजों पर उसके पास अधिकार है। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या यूपी सरकार की है, बिहार सरकार की है, तमिलनाडु सरकार की है? नहीं, वो हमारी केंद्र सरकार की है। तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की बात हो, क्या बिहार सरकार दूसरे देशों से संबंध बनाएगी, क्या पंजाब सरकार दूसरे देशों से संबंध बनाएगी? नहीं, आप देखते हैं कि यह भी हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे देशों से संबंध बनाना, देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की होती है। और ऐसे ही देश में पैसा छापना, देश में सूचना को मजबूत करना, ये सभी जो काम है, ये सभी जो अधिकार हैं, वो हमारी केंद्र सरकार के होते हैं और ये हमें संघ सूची या फिर यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। और केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब देश के अंदर जो केंद्र सरकार है उनके क्या क्या काम, क्या क्या अधिकार, क्या क्या शक्तियां हैं, वो तो हमें संघ सूची या फिर यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। हमारे देश में आज के समय में 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों की क्या क्या काम है, क्या क्या शक्तियां और क्या क्या अधिकार हैं, अगर ये हमें देखने हैं तो हमें अपने संविधान की स्टेट लिस्ट को देखना होता है, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से पुकारते हैं? इन्हें हम लोग हिंदी में राज्य सूची के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको अंग्रेजी में स्टेट लिस्ट और हिंदी में राज्य सूची कहा जाता है। कि राज्यों के क्या क्या आप देखते हैं कि अधिकार होंगे, क्या क्या उनकी शक्तियां होंगी, वो हमें राज्य सूची में देखने को मिलती हैं या फिर स्टेट लिस्ट में देखने को मिलती है। हर राज्य की अपनी पुलिस होगी, है ना, और हर राज्य अपनी पुलिस को बेहतर से बेहतर बनाएगी। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, तेलंगाना पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, हर राज्य की अपनी पुलिस होगी और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पुलिस पर होगी। हर राज्य अपने राज्य में व्यापार संबंधी कानून बनाएगी, हर राज्य अपने वहां पर बिजनेस संबंधी कानून को बनाएगी, हर राज्य अपने वहां पर कृषि और सिंचाई को बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो जो राज्य सरकारों के आप देखते हैं कि कानून होते हैं, जो राज्य सरकारों की शक्तियां होती हैं, जिन पर राज्य सरकारें कानून और नियम बना सकती हैं, वो हमें राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट में देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहां पर एक और प्रकार की हमारी लिस्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं साझा लिस्ट। देखो दोस्तों, इसे साझा लिस्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। भाई समवर्ती सूची का मतलब क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची का मतलब है ऐसे हमारे देश के अंदर मुद्दे या फिर ऐसे हमारे देश के अंदर विषय जिस पर सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देश के अंदर ऐसे हमारे कुछ मुद्दे जिस पर हमारी केंद्र सरकार और आप देखते हैं कि राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती हैं, मिलकर काम करती है ना। ऐसे हमारे देश के कुछ मुद्दे या फिर ऐसे हमारे देश के कुछ विषय जिस पर इन दोनों को मिलकर काम करना होता है, साथ काम या नियम बनाने होते हैं, वो हमारे देश की समवर्ती सूची में या फिर साझा लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट में रखे जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे देश के मुद्दे जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, दोनों के पास अधिकार हैं। तो ऐसे हमारे देश के जो मुद्दे होते हैं उनको हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं? आप देखते हैं कि देश के अंदर शिक्षा को बेहतर करना है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है कि वो देश में शिक्षा को बेहतर संबंधी करने के कानून बनाए, और राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर कर सकती हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि जंगलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केंद्र की भी है, राज्यों की भी है। हर राज्य में ट्रेड यूनियन हो, मजदूरों के अधिकारों के लिए जो संगठन है उनके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है, केंद्र सरकारों की भी है। विवाह संबंधी कानून राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकती है। दत्तक अधिग्रहण कि अगर गोद लिया जा रहा है किसी को, उससे संबंधित कोई आप देखते हैं कि गोद लेने संबंधी कोई जो आप देखते हैं कि जो कानून है वो भी दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उस पर कानून बनाती है। तो कुछ ऐसे हमारे विषय जिस पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना रही होती हैं, वो हमारी समवर्ती सूची में होते हैं। अब मान लो कि दोनों सरकारें मिलकर कानून बना रही हैं, शिक्षा पर लेकर कोई कानून बन रहा है देश में, और इस बात को लेकर टकराव हो जाए, है ना। आप देखते हैं कि देश में आप देखते हैं कि अगर समवर्ती सूची के तहत जो हमारी देश की शिक्षा है, तो केंद्र सरकार कुछ कानून बनाना चाह रही है, कोई राज्य सरकार कहे कि नहीं नहीं ये कानून सही नहीं है। तो अगर देश में समवर्ती सूची से संबंधित कोई बिंदु है, कोई विषय है,
उस पर कोई कानून बन रहा है और उसमें केंद्र और राज्य सरकारों में कोई टकराव आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इस स्थिति में जो केंद्र सरकार कानून बनाती है ना वो मान्य होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो पावर दी गई है अधिक वो केंद्र सरकार के पास दी गई है। ठीक है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत हम लोग देश के ऐसे मुद्दों को देखते हैं जिसके अंतर्गत आप लोग पाते हैं कि जो मुख्य तौर पर हमें कैसे देखते हैं दोस्तों, जिस पर दोनों मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य सरकारें, और अगर कानून बनाते हुए दोनों में कोई फड्डा हो जाता है तो जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वो माना जाता है। अब हमारे देश में कुछ हमारी बची हुई और भी लिस्टें हैं दोस्तों, उसको भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे आप देखते हैं कि समवर्ती सूची हुई, संघ सूची हुई और राज्य सूची हुई, वो तो हमने पढ़ ली। संघ सूची राज्य केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सूची राज्यों के बारे में, दोनों मिलकर काम करती हैं, वो समवर्ती सूची है। देश में हमारे कुछ ऐसे भी अभी आप देखते हैं कि कुछ विषय होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, और ऐसे ऐसे हमारे देश के कुछ ऐसे नियम और कानून जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आते, उनको हम लोग बची हुई लिस्ट के तौर पर पुकारते हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार के पास होता है ना। तो देश में आप देखते हैं कि जितने भी बचे हुए और नियम होंगे, बातें होंगी, उन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार के पास होता है। चलिए, अब कहीं ना कहीं दोस्तों आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा, आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बिंदु है जिसे हम लोग कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा। अब ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर कुछ राज्य हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, विशेष राज्य का दर्जा। जब ये भारत के अंदर संकलित हुए, जब ये भारत में शामिल हुए, आजादी के बाद अंग्रेजों ने भारत के बहुत से राज्यों को कहा था कि तुम आजाद हो गए, तुम चाहो तो भारत में रहो, तुम चाहो तो पाकिस्तान में रहो, या फिर एक इंडिपेंडेंट देश बन जाओ, एक स्वतंत्र देश बन जाओ। लेकिन आप देखते हैं कि सरदार पटेल ने सूझबूझ को दिखाया और इन इलाकों को भारत में संकलित किया, शामिल किया। अब जब इन राज्यों को भारत में शामिल किया गया तो उन्हीं में से एक राज्य है जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर के नाम से पुकारते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया ना, इसको कुछ स्पेशल अधिकार दे दिए गए। जैसे कोई बच्चा नाराज होता है तो उसको मनाने के लिए मम्मी कहती है ना, तो अब मान जा, रात को तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी, चॉकलेट भी बनाऊंगी, चॉकलेट भी खिलाऊंगी, ठीक है, और हलवा भी बनाऊंगी तेरे लिए। तो कुछ स्पेशल अधिकार ऐसे जैसे मम्मी मनाती हैं, आप देखते हैं कि जब भारत में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया तो इसको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए कि भाई ये आसानी के साथ भारत में शामिल हो, है ना। और इस आप देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था, जब ये भारत में शामिल हुआ तो इसको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अलग राज्यों से इसको कुछ ज्यादा अधिकार मिलते हैं। भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस विशेष राज्य के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर को आप देखते हैं कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए। सबसे पहले भारत के संविधान के सारे जो नियम थे वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। जी हां, आजादी के बाद से साल 2019 तक हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान के हर नियम लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर का अपना कानून था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, और आप देखते हैं कि ये लोग अपने संविधान के हिसाब से ही क्या करते थे, अपने देश को, अपने राज्य को चलाया करते थे। अच्छा, आपने सुना होगा, है ना, धारा 370, धारा 370 आप लोगों ने सुना होगा। अब ये धारा 370 क्या है? धारा 370 है कि संविधान के नियम नंबर 370 के तहत क्या दिया गया, संविधान में नियम है, नियम 1, नियम 2, नियम 3, संविधान का जो नियम नंबर 370 है ना, उसके तहत हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, उसके तहत जम्मू कश्मीर को यह स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। लेकिन आप क्या देखते हैं दोस्तों, इस नियम के तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के सभी नियम और कानून वहां पर लागू नहीं होते थे, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पर कोई भी भारत का जो नागरिक था वो बस नहीं सकता था, हम लोग वहां पर परमानेंटली बस नहीं सकते थे, लेकिन और ना ही वहां पर हम लोग जमीन खरीद सकते थे। तो यूपी का कोई बंदा जम्मू कश्मीर में घूमने जा सकता था, लेकिन प्रॉपर्टी वहां नहीं खरीद सकता था, परमानेंटली वहां पर नहीं बस सकता था। कुछ स्पेशल अधिकार उनको दिए गए थे। लेकिन साल 2019 में हम देखते हैं कि इसको विखंडित किया गया। जम्मू कश्मीर का ये जो धारा 370 के तहत स्पेशल अधिकार था, इस धारा 370 को हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था दोस्तों, आप देखते हैं कि इसको फिर हमने 2 भागों में बांट दिया। इसको क्या बना दिया, इसको हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक कहलाया जम्मू कश्मीर और दूसरा कहलाया लद्दाख, है ना। तो आज के समय में अगर हम लोग देखते हैं तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, धारा 370 हट चुकी है। अब जम्मू कश्मीर 2 भाग में बंट चुका है, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आएगा, सर ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ये यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे प्यारे भारत की अगर बात की जाए दोस्तों, हमारा जो प्यारा भारत है, अगर आप हमारे प्यारे भारत को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं
जहां पर आप लोग देखते हैं कि जहां पर जिन क्षेत्रों का आकार बहुत छोटा है, अगर आप भारत की बात करें, भारत के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका आकार छोटा है, और जहां पर आप लोग देखते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, जी हाँ, जहां पर जनसंख्या आप देखते हैं कि ज्यादा है और जो आकार है ना वो बहुत छोटा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, दिल्ली छोटी सी है और लगभग 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। क्या हम लोग दिल्ली को किसी और राज्य में मिला दें? क्या हम दिल्ली को यूपी में मिलाएं तो यूपी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, यूपी की तो वैसी पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी पे और भार पड़ेगा। दिल्ली को अगर हरियाणा में मिला देंगे तो हरियाणा पे भार पड़ेगा। दिल्ली को किसी और राज्य में मिलाएंगे तो आपको दिखता है कि उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो भारत के ऐसे क्षेत्र जो आकार में छोटे हैं मगर जनसंख्या ज्यादा रखते हैं, इन क्षेत्रों पर आप देखते हैं कि इनको राज्यों का दर्जा नहीं दिया, इनको स्वतंत्र राज्यों का दर्जा नहीं दिया, बल्कि हमारी जो केंद्र सरकार है ना वो कहती है कि भाई इन क्षेत्रों को ना हम संभालेंगे। भारत में ऐसे हमारे राज्य जिनका आकार छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है, और इनको हमने राज्य की, ये राज्य की शर्तें पूरी नहीं करते, इनको राज्यों का दर्जा नहीं दिया गया है और इनको हम किसी और राज्य में नहीं मिला सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारी केंद्र सरकार है ना वो इन राज्यों को क्या करती है दोस्तों, आप देखते हैं कि अपने हिसाब से चलाती है। तो भारत में वर्तमान समय में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहां पर आप देखते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है वही क्या करती है, वही इन क्षेत्रों को अपने हिसाब से चलाती है। कौन कौन से हैं हमारे वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश? एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है दिल्ली, चौथा है चंडीगढ़, पांचवा है दादर नागर दमन एंड दीव, है ना, छठा है लक्षद्वीप, सातवां है पुडुचेरी और आठवां है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये भारत के 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमें दिखते हैं जिनके अंतर्गत आप देखते हैं कि केंद्र सरकार ही क्या करती है, अपने कानून को लगाती है। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली आप देखते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी आप देखते हैं कि दिल्ली की अपनी सरकार है। दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि दिल्ली की एक अपनी सरकार है, दिल्ली की एक अपनी गवर्नमेंट होती है ना। क्यों? क्योंकि ये देश की राजधानी है, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी आप देखते हैं कि इसको अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार दिया गया है ना। तो यहां तक दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहां पर आप सभी के साथ केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं वो देखा। जो आकार में छोटे हैं, जनसंख्या ज्यादा है, इन्हें किसी दूसरे राज्यों में नहीं मिला सकते, इनको राज्य भी नहीं बना सकते, इसीलिए देश की केंद्र सरकार कहती है कि इनको मैं संभालूंगी। और हमारे देश में वर्तमान समय में 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर दमन हवेली, आप देखते हैं कि हमारा लक्षद्वीप, उसी के साथ आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हमारा पुडुचेरी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां से हम लोग कहानी को और गहराई के साथ आप सभी के साथ लेके चलेंगे और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान की अगर बात की जाती है, जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या बताता है, वो बताता है कि भारत का संविधान ये बताता है कि भारत की जो सरकारें हैं वो कैसी हैं दोस्तों, 2 हैं या फिर 2 से ज्यादा हैं। और ऐसा कोई देश जहां पर सरकारों के 2 या 2 से ज्यादा स्वरूप होते हैं तो उसी को हम लोग संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं, इतना तो आपको पता है ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब हमारा प्यारा भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद आप सभी को पता है कि हमारे देश में पूरे देश के विकास के लिए हमारी संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार थी, हर राज्य के विकास के लिए हमारी राज्य सरकार थी, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बाद में हमने पूरे हमारे गांव के विकास के लिए पंचायतों को स्थापित किया और नगर पालिकाओं को स्थापित किया, है ना। आप देखते हैं कि जब संविधान बना तो मौलिक तरीके से शुरुआती तौर पर हमारे संविधान में सिर्फ 2 ही सरकारें थी। केंद्र सरकार पूरी केंद्र को आगे बढ़ाती है, राज्य सरकारें राज्यों को आगे बढ़ाती हैं, और बाद में हमने क्या किया, अपने देश के अंदर जो हमारी तीसरी प्रकार की सरकार थी इसको भी देश के अंतर्गत जोड़ा गया है ना। तीसरी प्रकार की जो सरकार थी उसको भी भारत के अंदर जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान अगर आप लोग देखते हैं वो कैसा है दोस्तों, एक लिखित संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है ये एक लिखित संविधान है, और आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है भारत के संविधान में कि जो हमारे न्यायपालिका होगी ना वो क्या करेगी, सरकारों पर नजर रखती है। क्या करती है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है वो सरकारों पर नजर रखती है, हमारे कोर्ट सरकारों पर नजर रखते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि वो सही कानून बना रहे हैं कि नहीं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर केंद्र और राज्य सरकारों में किसी बात पर कोई झगड़ा होता है तो इसमें झगड़े को सुलझाने का जो काम होता है वो भी हमारी न्यायपालिका या फिर आप देखते हैं कि कोर्ट के द्वारा ही आप देखते हैं कि किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ बेहतरीन बिंदुओं को,
और वो क्या है कि भारत में शक्ति को संतुलित तरीके से आप देखते हैं कि बांटा गया है ना। और भारत के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे पास सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी का मतलब हमने कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी हैं, सबसे शक्तिशाली है वो। उसके बाद उससे कुछ कम शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं और सबसे कम शक्तियां हमारी स्थानीय सरकार के पास है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर देश को चलाने की जो पावर है वो बांटी गई है, विखंडित की गई है ना। ऐसा नहीं कि हमने सारी शक्तियां केंद्र को दे दी या फिर राज्यों को दे दी हैं। और आप देखते हैं कि अगर ये जो हमारी सरकारें हैं, अगर ये देश में बदलाव लाना चाहती हैं, संविधान को ही बदलना चाहें, तो ये ऐसा नहीं कर सकती। अकेले तो कोई सरकार नहीं कर सकती, है ना। अगर देश में बदलाव लाना है संविधान में, तो केंद्र सरकार के, उसी के साथ साथ देश में आप देखते हैं कि जितने हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 का आप देखते हैं कि आधा क्या हुआ, 14। तो 14 से ज्यादा राज्य, 15 या 16 राज्य क्या हो दोस्तों, उन सभी राज्यों की जो विधानसभा है उनकी सहमति लेना जरूरी है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि 16 राज्य तैयार हों और देश की केंद्र सरकार तैयार हो, तभी आप देखते हैं कि संविधान में बदलाव हो सकता है। और ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 16 राज्य इकट्ठे एक साथ आए कानून में बदलाव करने के लिए, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ना। इस प्रणाली में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये करना आप देखते हैं कि बहुत ही कठोर हमें स्वरूप दिखता है। चलिए, तो यहां तक तो दोस्तों हमने आप सभी के साथ जो हमारे अलग अलग राज्य रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अब यहां से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत के अंतर्गत जब राज्य बनाए गए वो किस आधार पर बनाए गए हैं। तो अगर हम लोग भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत देश के अंतर्गत जितने भी राज्यों को निर्मित किया गया है उनका जो आधार रहा है वो क्या रहा है दोस्तों, वो रहा है भाषाएं। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनेक अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। आप देखते हैं कि ये भारत की भाषाएं हैं, कश्मीरी हुई, लद्दाखी हुई, पंजाबी हुई, हिंदी, नेपाली, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, भीली, कोंकणी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, है ना। और उसी के साथ मिजो, असमी, ये सभी जो भारत की मुख्य भाषाएं हैं। और भारत के अंदर आप देखते हैं कि जब भारत को निर्मित किया गया, और आप देखते हैं कि जब भारत को निर्मित किया गया तो भारत में जो अलग अलग राज्य बने हैं वो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि वो भाषा के आधार पर ही निर्मित किए गए थे। तो भारत के अंदर जो अधिकतर हमने राज्य बनाए ना, है ना, भारत में जब आप देखते हैं कि 1953 से हमारे देश में राज्यों को निर्मित करना शुरू हुआ, तो हमारे देश में मुख्य तौर पर हमने भाषा के आधार पर ही राज्यों को निर्मित किया। जैसे तमिल भाषा बोलने वालों के लिए हमने तमिलनाडु राज्य को बना दिया, ऐसे ही बांग्ला भाषा बोलने वालों के लिए हमने पश्चिम बंगाल राज्य को निर्मित कर दिया, ऐसे ही उड़िया भाषा बोलने वालों के लिए उड़ीसा को बनाया, मराठी भाषी लोगों के लिए मराठा को बनाया, मराठी महाराष्ट्र राज्य को बनाया। तो अधिकतर भारत के जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो संस्कृति के आधार पर भी बने हैं, कि उनकी संस्कृति अलग थी, तो उनको संस्कृति अलग होने की वजह से आप क्या करते हैं कि अलग राज्य बनाया गया। जैसे आप देखते हैं कि दोस्तों जो झारखंड है, इसको आप देखते हैं कि इसकी संस्कृति अलग थी। शुरुआत में झारखंड बिहार का ही भाग हुआ करता था, है ना। आप देखते हैं कि जो बिहार राज्य है उसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि झारखंड हुआ करता था। लेकिन आप देखते हैं कि साल 2000 के आसपास बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो बिहार अलग राज्य रहा और झारखंड अलग राज्य रहा। क्यों अलग हुआ? क्योंकि झारखंड की जो संस्कृति थी, भाषा थी, वो अलग थी। यहाँ के लोग अधिकतर आदिवासी लोग थे, तो संस्कृति के आधार पर भी भारत में राज्य बने हैं, और अधिकतर तो राज्यों जो बने हैं वो भाषा के आधार पर बने। ऐसे ही उत्तराखंड, आप देखते हैं कि जो हमारा यूपी है ना, यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही उत्तराखंड हुआ करता था। लेकिन आप देखते हैं कि इसको भी अलग किया गया। उत्तराखंड के जो लोग थे वो पहाड़ी लोग थे, और इसीलिए उनकी संस्कृति अलग थी, तो उन्होंने अपने आप को यूपी से अलग करने की मांग की। तो भारत के अधिकतर राज्य या तो भाषा के आधार पर बने हैं, जैसे आप देखते हैं कि तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हमारा क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं कि गुजरात हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। तो ये भाषा के आधार पर बने। और कुछ राज्य जो हैं दोस्तों वो आपको भूगोलिक स्वरूप या फिर संस्कृति के आधार पर अलग बनते हुए दिखते हैं। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ, और हमारे प्यारे भारत के अंदर हम देखते हैं कि इतनी सारी भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो भारत देश की भाषा कौन सी है? भारत देश की नेशनल लैंग्वेज, या फिर जैसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब कि ये भाषा इस देश की पहचान है, ये भाषा इस देश के लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्या भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भारत देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है या फिर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदी जो है ना वो भारत की क्या है दोस्तों, आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा मतलब है कि ये हिंदी क्या है दोस्तों, भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी कि हिंदी के अंतर्गत आप
सरकारी कामकाज कर सकते हैं, हिंदी के अंतर्गत आप कोई सरकारी चित्र लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। तो हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज का मतलब कि इस देश के लोग सिर्फ इसी भाषा को बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है। हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो सभी भाषाओं का सम्मान करने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि कदम उठाया गया है। और भारत के अंदर जो हमारी हिंदी भाषा है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें ऑफिशियल काम होता है, सरकारी काम होता है, ये एक राजभाषा है ना। अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारे भारत के अंतर्गत जो हमारी हिंदी है, इसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है क्योंकि हिंदी भारत में 40% से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। आपकी प्यारी और हमारी प्यारी हिंदी भाषा जिसके अंतर्गत अपन लोग बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि ये देश के लगभग 40% लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके साथ दूसरी भाषाओं को आप देखते हैं कि सुरक्षित करने के लिए, कि अगर हम लोग हिंदी भाषा को देश की भाषा बना देते तो दूसरी भाषाओं के साथ ये गलत होता। बंगाली भाषा हुई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाला, है ना, और जितनी भी हमारी भाषाएं हैं हिंदी के अलावा, उर्दू, गुजराती, इन सभी के लिए ये एक तरीके से अपमानित वाली बात होती है ना। और सभी भाषाओं का सम्मान भारत में किया गया है। और आप देखते हैं कि इसीलिए क्या किया गया है, भारत में ये कहा गया है कि हमारे देश में हमने हिंदी को मिलाकर, हमारे देश में क्या है दोस्तों, हमने हिंदी को मिलाकर हमारे देश में 22 भाषाएं रखी हैं, है ना। हिंदी को मिलाकर आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में 22 भाषाएं, हिंदी को हटा देंगे तो 21 हैं। और इन्हीं भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनुसूचित भाषा के तौर पर पुकारते हैं। इन 22 भाषाओं में आप देश के अंतर्गत कोई भी सरकारी काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल वर्क इन भाषाओं के अंतर्गत होता है। और भारत की सरकार इन सभी भाषाओं को क्या करती है, सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। ठीक है जी हाँ। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में ये कोशिश की जाती है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, वो सभी राज्यों के साथ क्या करती है दोस्तों, समय समय पर मीटिंग करती रहती है। और इन सभी राज्यों के साथ मिलकर क्या करती है दोस्तों, देश को सही तरीके से चलाने हेतु काम करती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ और हमारे बिंदु होंगे, उनको भी एक एक कर हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो बहुत मजेदार तरीके से चीजों को हम लोग समझते चलेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देख लिया कि हमारे प्यारे भारत देश की कोई भी भाषा जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब कहानी को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्या है, यहां पर हम लोग समझेंगे जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच में संबंध कैसे रहे थे। इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे दोस्तों किस चीज को, कांग्रेस पार्टी के बारे में। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जो साल 1885 में बनी थी। और आजादी से लेकर आप देखते हैं कि आजादी में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। तो आजादी से लेकर साल 1947 से आप देखते हैं कि देश में इसी पार्टी का क्या रहा है दोस्तों, बहुत लंबे समय तक पूरे भारत के अधिकतर राज्यों में और भारत की केंद्र सरकार में भी आप लोग देखते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी के ही लोग जीतते हुए दिखते हैं। और इसी को मोनोपोली का मतलब है एक अधिकार, कि सिर्फ यही पार्टी आपको दिखता है कि भारत में दिखा करती थी, केंद्र में भी और राज्य में। तो साल 1947 से साल 1989 तक का जो समय है ना दोस्तों, इस कालखंड में पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आपको बड़े लेवल पर क्या करती थी दोस्तों, दिखा करती थी। और उस दौर की अगर बात की जाए दोस्तों, उस समय की अगर हम लोग बात करें, जो केंद्र सरकार थी वो आपको दिखता है कि राज्यों की सरकारों की कहीं ना कहीं अवहेलना कर देती थी। ऐसे हमारे राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, वहां पर आप देखते हैं कि उनके बीच में संबंध कहीं बिगड़ जाते थे। और इस स्थिति में आप देखते हैं कि जो केंद्र सरकार थी उस समय की, वो अपनी पावर को यूज कर उस राज्य के अंदर जो सरकार थी ना, उसको गिरवा देती थी कि ये राज्य सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं कर रहा है। तो राज्यों की सरकारों को भी आप देखते हैं कि उस समय बहुत बार गिराया गया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन का मतलब हुआ कि अब उस राज्य को देश के राष्ट्रपति चलाएंगे, है ना। और दोबारा से वहां पर फिर चुनाव की बात की जाती थी। इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत में स्थितियां हुआ करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि दोस्तों फिर समय बदलना शुरू होता है और भारत में जो राज्य सरकारें हैं और राज्यों के अंतर्गत जो चुनावी दल हैं वो भी महत्वपूर्ण तौर पर मजबूत होते हैं। हमारे देश के अंदर अगर आप लोग देश की लोकसभा की बात करते हैं, देश के अंदर जो हमारी लोकसभा है उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि दोस्तों हमारी 545 सदस्य हैं। इनमें से 2 सीटों पर चुनाव नहीं होते, 543 आप देखते हैं कि सदस्यों को चुना जाता है। अब देश के संविधान ने यह कहा है कि देश में अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में या फिर देश में सरकार बनानी है तो उनके आप देखते हैं कि 272 साथियों का जीतना जरूरी है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बहुमत प्राप्त करना। अगर कोई अकेले राजनीतिक दल उसके 272 साथी जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुमत को प्राप्त कर लिया और वो फिर देश में सरकार बनाते हैं। जैसे साल 2019 में
हम देखते हैं कि दोस्तों जो हमारी बीजेपी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, उनके अकेले ही 303 साथी जीत गए। तो 202 से तो 272 से तो ये बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने आराम से भारत के अंदर क्या किया, अपनी लोकसभा में सरकार बनाई। समझ में आया। अब मान लीजिए भारत में हम देखते हैं कि दोस्तों साल 1989 के बाद से ना कहानी थोड़ी उल्टी हुई। उससे पहले तक कांग्रेस पार्टी अकेले ही 272 तक उनके साथी जीत जाया करते थे, लेकिन साल 1989 के बाद तक हम देखते हैं कि अब कोई भी राजनीतिक दल अकेले 272 साथी उनके नहीं जीत पा रहे थे। तो इस स्थिति में गठबंधन सरकारों का जन्म होता है। गठबंधन सरकारों का मतलब क्या है कि किसी दल के 100 साथी जीत गए, किसी दल के 100 साथी जीत गए और एक और दल के 72 साथी जीत गए। तो 100 172 यानी कि 272 साथी इनके जीत गए, बहुमत इनके पास आ गया। तो आप देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि साल 1989 के बाद अब केंद्र सरकार में गठबंधन की सरकारें देखने लगी कि अब एक से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं वो इकट्ठे आकर देश में क्या करने लगे दोस्तों, अपनी सरकारों को निर्मित करने लगे। और इसी के साथ अब राज्य सरकार जो थी उनकी भी बहुत ज्यादा आपको देखने लगा कि सम्मान मिलने लगा, जो साल 1989 से पहले आपको दिखता है कि नहीं मिला करता था, है ना। और ये भारत की संघीय व्यवस्था के लिए एक अच्छा स्वरूप हमें दिखता है कि अब राज्य और केंद्र अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, काम करने लगे। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन बात है दोस्तों, वो ये है कि साल 1991 की जब भारत की जनगणना हुई, हमारे देश में हर 10-10 साल में हम लोगों को गिनते हैं। साल 2001 में भी हमने जनगणना की थी, साल 2011 में भी की थी और साल 2021 में भी होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। हम देखते हैं कि साल 1991 की जो जनगणना है उसके अनुसार बताया गया है कि हमारे देश में 1500 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं को क्या है दोस्तों, हमने क्या किया है दोस्तों, संकलित करने की कोशिश की है। जैसे हमारी भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी भाषा है, इसको हमने हिंदी भाषा समूह के तौर पर पुकारा कि जो हिंदी बोलते हैं वो इन भाषाओं को समझ लेते हैं, है ना। और इसीलिए हमने अपने देश में इन 22 भाषाओं को क्या किया है, संविधान में संकलित किया है, ताकि इन 22 भाषाओं के जरिए जितनी भी हमारी 1500 भाषाएं या फिर बोलियां हैं इनको हम लोग शामिल कर लेते हैं, है ना। तो हमारे प्यारे भारत के अंदर ये जो हमारी 22 भाषाएं हैं दोस्तों, इनको संविधान में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट दी गई है। इन 22 भाषाओं के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का सरकारी काम कर सकते हैं। इन भाषाओं को अगर आप देखना है तो आप लोग क्या करेंगे, आपके पास जो 10 रुपए का नोट होगा ना, उसके पीछे आप देखेंगे तो वो सभी भाषाएं आपको लिखी हुई दिखेंगी। ठीक है। अब यहां से दोस्तों एक नया बिंदु हमारे सामने डिस्कस होगा और पेपर के संदर्भ में आप देखते हैं कि यहां से ये सवाल बहुत बार बनता है, तो इसका समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या इसे हम लोग कहते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इसी को ही समझिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा का मतलब क्या है दोस्तों, सर जी हमारे बड़े पापा और छोटे पापा जो है ना उनमें बंटवारा हो गया। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, घरों में बंटवारा होता है। तो बंटवारा ही क्या कहलाता है दोस्तों, विकेंद्रीकरण कहलाता है। समझिए, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास दो ही सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना, आप सभी को पता है। जी हाँ। और हमने क्या किया दोस्तों, हमने ये महसूस किया कि भारत जैसे बड़े देश के लिए सिर्फ ये दो सरकारें काफी नहीं है। फिर क्या किया गया दोस्तों, हमारे देश में उसके बाद भी, आजादी के बाद भी पंचायतों के चुनाव हुआ करते थे, लेकिन रेगुलरली नहीं हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति पंचायत का मुखिया बना दिया जाता, तो चुनाव नहीं होते थे, कोई भी खड़ा हो जाएगा कि आज से इस गांव का मैं मुखिया हूं, आज से इस गांव का मैं प्रधान हूं। तो चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहे थे और इसी वजह से भारत के गांव और शहर विकास की ओर नहीं जा रहे थे। तो साल 1900 आप देखते हैं कि 92 में यह महसूस किया गया कि भारत के जो अधिकतर राज्य हैं ना, वो इतने बड़े हैं कि जो यूरोप के बड़े बड़े देशों से भी बड़े हैं, और इतने बड़े देश के लिए सिर्फ इन दो सरकारों का होना जरूरी नहीं है। तो कुछ शक्तियां हमने केंद्र सरकार से ली, कुछ शक्तियां हमने राज्य सरकार से ली और भारत में एक तीसरी सरकार बनाई गई, है ना। शक्तियों का बंटवारा हुआ। शक्तियों का क्या हुआ दोस्तों, विकेंद्रीकरण का मतलब है कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से ली, कुछ शक्तियां राज्य सरकार से ली और हमारे देश में एक तीसरी सरकार बनी, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग स्थानीय सरकार के नाम से पुकारते हैं, है ना। अच्छा, स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई अब देखिए, पूरे देश का जो मुखिया होता है, जो हमारी केंद्र सरकार का मुखिया है, वो है प्रधानमंत्री, है ना। और हर राज्य का जो क्या होता है दोस्तों, मुख्य, सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री। अब क्या देश के प्रधानमंत्री को पता होगा कि मेरी गली में क्या समस्या है? अब क्या राज्य के मुख्यमंत्री को पता होगा कि मेरे मोहल्ले की क्या समस्या है? नहीं, मोहल्ले की समस्याएं मोहल्ले के लोगों को पता होती हैं और उन समस्याओं का निपटारा मोहल्ले के लोग ही करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में इस तीसरी प्रकार की सरकार को लाया जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं। कि शहरों को बेहतर करने के लिए हम नगर पालिकाओं
महिलाओं को बनाते हैं और पंचायतों को बेहतर करने के लिए हम लोग अपने गांव को बेहतर करने के लिए हम लोग अपनी पंचायतों को बेहतर करते हैं कि भारत के गांव भी बेहतर बनेंगे, भारत के शहर भी बेहतर बनेंगे, भारत के राज्य भी बेहतर बनेंगे और भारत का पूरा भारत आप देखते हैं कि इससे मजबूत होगा। तो साल 1992 से आप देखते हैं कि भारत में ये जो विकेंद्रीकरण था ये सही तरीके से लागू होता है। इसी के तहत कानून में बदलाव किया जाता है और अब हम लोग ये तय करते हैं कि अब भारत में पूरे तौर पर 3 प्रकार की सरकारें होंगी, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। और इसी के तहत ये कहा जाता है कि अब नियमित तौर पर क्या होंगे दोस्तों, अब नियमित तौर पर क्या कहा जाएगा, ये कहा जाता है कि अब जो हमारी नगर पालिका होगी और पंचायत होगी उनके चुनाव होंगे। और उसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इन चुनावों में जब हमारी पंचायत होगी या फिर नगर पालिका होगी, इसमें हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, अनुसूचित जनजाति, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, या फिर आपको दिखता है जो महिलाएं हैं, उनके लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है कि इसमें दलित भाइयों का होना, आदिवासी भाइयों का होना, महिलाओं का होना जरूरी है। इसकी भी आप देखते हैं कि कोशिश की जाती है ना। और भारत में हमारी ये जो स्थानीय सरकार है यही सबसे पहला क्या करती है दोस्तों, महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करती है। महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने का मतलब है कि अगर पंचायत को बनाया जा रहा है ना, मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में ये कहा जाता है कि 50 पंचायतें हैं तो ये कह दिया जाता है कि भैया 25 में तो महिला पंचायत मुखिया होनी चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं कि महिलाओं को चुनाव में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है इस चुनाव के जरिए। उसी के साथ साथ जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर जो शहरों के विकास के लिए नगर पालिका होती है उसके लिए भी आप देखते हैं कि इनको इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, एक बिंदु है जिसको समझना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्या है कि जो हमारी ये स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार के लिए आप देखते हैं जो चुनाव कराया जाता है वो आप देखते हैं कि हर राज्य में एक चुनाव आयोग बनाया जाता है। तो हर राज्य में एक चुनाव आयोग होगा जो उस राज्य के अंदर पंचायत के चुनाव कराएगा और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि स्थानीय चुनावों को भी आप देखते हैं कि जो हमारे नगर पालिका के चुनाव हैं उसे कराएगा। अब यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे भारत के अंदर जो पंचायतें रही हैं उनका क्या स्वरूप रहा है, वो किस तरीके से कार्य करती हैं, उसे हम लोग समझते हैं। हमारे प्यारे भारत की अगर आप लोग बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे प्यारे भारत में आप देखते हैं कि हमने पंचायतों को क्या किया है दोस्तों, अलग अलग स्टेप्स में बांटा है और इसी पूरे स्टेप्स को हम लोग पंचायती राज के नाम से पुकारते हैं, है ना। अब ये पंचायती राज है क्या, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हर एक गांव की एक पंचायत होगी, हर एक गांव की एक पंचायत होगी, है ना। इसी को हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। हर गांव के अंदर एक पंचायत होगी और वो पंचायत अपने गांव का क्या करेगी दोस्तों, विकास करेगी, है ना। और उस पंचायत का एक क्या होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि अध्यक्ष या फिर हेड होगा जिसे सरपंच, मुखिया या फिर प्रधान कहा जाता है। तो हर एक गांव की विकास के लिए एक पंचायत हमें दिखेगी। इसी पंचायत में गांव के ही कुछ लोग चुनकर आएंगे और उन्हीं में से एक उनका मुखिया होगा जिसे आप देखते हैं कि प्रधान या फिर सरपंच कहा जाएगा। और ये सभी लोग मिलकर अपने गांव को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है। और ये जो पंचायत के लोग होते हैं ये गांव के लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो हर गांव का 18 साल से बड़ा व्यक्ति क्या करेगा दोस्तों, अपने गांव की पंचायत के सदस्यों को चुनेगा, है ना। और अपने क्या करेगा दोस्तों, आप देखते हैं कि अपने पंचायत को चुनेगा। और ये चुनाव हर 5 साल में किए जाते हैं हमारे, आपको दिखता है कि पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। तो हर गांव के लिए हमारी पंचायत की सरकार हमें दिखती है या फिर पंचायत दिखती है। अब पंचायतों का दूसरा रूप भी होता है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों अब पंचायतों का जो हमारा दूसरा रूप है वो क्या है कि बहुत सारी अलग अलग, हर गांव की एक एक पंचायत है, हर गांव की अपनी अपनी पंचायत हमें दिख रही है ना। हर गांव की अपनी अपनी पंचायत हमें दिख रही है। अब बहुत सारे गांव की जो पंचायतें होती हैं जब वो मिल जाती हैं और एक बड़ा समूह बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। बहुत सारे गांव की जो पंचायतों को मिला दिया जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि जो बहुत सारे पंचायतों को मिलाकर जो समूह बनता है और जो वो हमारी पंचायत बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पंचायत समिति कहते हैं। और ये जो पंचायत समिति होती है इसके जो सदस्य होते हैं वो पंचायतों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हर गांव के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने चुनाव के जरिए अपनी पंचायत के सदस्यों को चुना। अब ये जो हर पंचायत है, इस पंचायत के लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारी जो पंचायतें होती हैं वो इकट्ठी होकर बनती हैं पंचायत समिति। और ये पंचायत समिति यानी कि अब ब्लॉक स्तर पर काम करती है और इस पंचायत समिति में जो लोग आते हैं वो पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं, है ना दोस्तों, इनको चुना जाता है। अब इसी के साथ पंचायती राज का तीसरा स्वरूप वो है, वो देखिए, हर एक गांव
कि जब हमने पंचायत को मिलाया तो हमारी पंचायत समितियां मिली। अब ऐसे ही बहुत सारी जो हमारी पंचायती समितियां हैं, ये जो हमारी बहुत सारी पंचायती समितियां आपको दिखती हैं, बहुत सारी पंचायती समितियों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या दिखता है दोस्तों? तो हमें दिखती है जिला परिषद। क्या दिखता है दोस्तों? तो हमें दिखती है जिला परिषद। और जिला परिषद के सदस्य क्या है दोस्तों? आपको दिखते हैं कि ये लोकसभा, जो उस क्षेत्र की लोकसभा है उसके सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के जो उस इलाके के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और हर जिला परिषद का जो मुखिया होता है दोस्तों, उसको जिला अध्यक्ष कहा जाता है। हर गांव की एक पंचायत है जिसे ग्राम पंचायत कहा। बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलकर हम लोग पंचायत समिति को बनते हुआ देखते हैं। ये पंचायत समिति अपने इलाके को बेहतर करती है। बहुत सारी पंचायत समिति को मिलाकर हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों? हमारी जिला परिषद। और जिला परिषद उस जिले को बेहतर करने की कोशिश करती है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे जिला अध्यक्ष कहा जाता है। और जिले परिषद में जो लोग आते हैं वो लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे गांव के विकास करने के लिए आप देखते हैं कि हमारा एक समूह रहा। अब ऐसे ही आप देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा शहर हो, कि हर शहर का विकास हो, इसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया हमारे देश में, हमने नगर पालिका को देखा है या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देखा है। जैसे दिल्ली शहर के विकास के लिए एमसीडी, है ना, दिल्ली नगर निगम। यूपी के लिए अलग अलग जो हमारे शहर हैं, है ना, कानपुर नगर निगम, बिजनौर नगर निगम, है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि बिहार में आप देखते हैं कि पटना नगर निगम। तो हर एक शहर के विकास के लिए आप देखते हैं कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर पालिका बनाई जाती है, जो उस शहर में स्वास्थ्य को और आप देखते हैं कि बिजली पानी को बेहतर करने की कोशिश करती है। और जो इस नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है ना, उनको पार्षद या फिर आप देखते हैं कि काउंसलर कहा जाता है। और जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, जो नगर पालिका को आगे बढ़ाता है, नगर पालिका को जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग मेयर कहते हैं। हर शहर का जो मेयर होता है वो उस नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, या फिर इसको हम लोग हिंदी में महापौर भी कहते हैं, है ना। तो महापौर और मेयर कौन है दोस्तों? जो किसी भी नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसी को हम लोग मेयर के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो नगर पालिका के सदस्यों को काउंसलर या फिर पार्षद कहा जाता है। और इसका जो चेयरमैन होता है दोस्तों उसको हम लोग मेयर या फिर आपको क्या दिखता है, आपको इसको हम लोग महापौर के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारी आज की क्लास रही, इसके सभी जो बेहतरीन से बिंदु रहे थे, क्वेश्चंस रहे थे, उनको डिस्कस किया। ये पूरा का पूरा जो हमारा अध्याय है संवाद वाला, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पूरे की पूरे चैप्टर की कहानी को आप सभी के सामने रखा। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। उसी के साथ साथ आप लोग जरूर ये बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना चाहते हैं। तो जिस भी चैप्टर की होगी सबसे ज्यादा डिमांड, उसी चैप्टर को दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके समक्ष रखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। जय हिंद।